लाइव क्लास में जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार रिप्लाई करिए। आप सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? बताइए। आ रहा है आवाज प्रॉपर? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो आज हम लोग बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे, बस थोड़ा आधे घंटे क्लास करेंगे। आज थोड़ा दिन मेरा व्यस्तता से बीता है तो थका हुआ हूं मैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दिया था, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन था, सॉल्यूशन बस बताओ ना। 4 डायगोनल 0 नॉन डायगोनल, है ना? इसमें कितना आया था? 4C4। आंसर आया था कि नहीं आया था? बनाने दिया था लास्ट क्लास में, रिप्लाई करना कितना आंसर आया। 3 डायगोनल 1 नॉन डायगोनल, है ना? ठीक है, इसको कैसे बना रहे थे? 3 देखो, 3 डायगोनल तो टोटल 4 डायगोनल एलिमेंट होने थे, जिसमें से कितना का चूज करना था? 3 को, इसलिए 4C3 लिखे थे। 1 2 8 9, बहुत बढ़िया, यही आंसर आया है, देख लो ना जिसका नहीं बना है। और एक नॉन डायगोनल को चूज करना था, तो नॉन डायगोनल में टोटल 6 एलिमेंट होने थे और उसमें से एक को चूज करना था। ओके, फिर इसके बाद 2C1 भी लिखा था। अब ये क्या है इसको समझिएगा। देखो, इसका रीजन मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे लोग पूछ रहे थे मेरे से। कहानी ऐसा है, ये जो पोर्शन है, सॉरी, ये जो पोर्शन है ये नॉन डायगोनल के लिए लिखा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना, किसके लिए लिखा जा रहा है? नॉन डायगोनल के लिए लिखा जा रहा है ये वाला पोर्शन। अब देखो, नॉन डायगोनल में ध्यान रखना ना, ये वाला हो गया आपका डायगोनल, जैसे यहां 1 1 2 2 3 3 और मान लिया 4 4 टाइप के एलिमेंट है, ये आपका डायगोनल हो गया। बाकी यहां जो बचा ये आपका नॉन डायगोनल है, इधर भी नॉन डायगोनल है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा और लिए हैं, ये 6C1 है, तो क्लियर हो गया ना। एक नॉन डायगोनल को चूज करना है, तो नॉन डायगोनल में यहां कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब एक नॉन डायगोनल को चूज करना है, मतलब 6 में एक को चूज करना है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पास जैसे पिछला बना रहे थे सिमेट्री वाले में, इसमें रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव में अपन ये मान के चलते थे कि एक नॉन डायगोनल मतलब दो ठो लेते थे। एक नॉन डायगोनल मतलब 2 एलिमेंट सोचते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ए रिलेटेड टू बी रहता था। समझ में आ गया ना? मतलब अगर यहां पास 2 3 है तो यहां पर 3 2 होता था सिमेट्री वगैरह में। समझ में आ गया? लेकिन यहां पास ऐसा स्थिति नहीं है, तो यहां पास एक नॉन डायगोनल को एक ही लेंगे ना। फिर आपको ये 2C1 को समझा रहा हूं, ये 2C1 क्या है, यहां पास आप ध्यान रखना, आप एंटी सिमेट्री को बना रहे हो। एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब है ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ये था ना, सॉरी, बी रिलेटेड टू ए है, तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तब जाके हम इसको देखते हैं, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो यहां पास आप एक चीज को समझना, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 होता है, यानी यहां ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी है। लेकिन नॉन डायगोनल में आप ध्यान रखना, अगर ए रिलेटेड टू बी है उसको मैं बी रिलेटेड टू ए काउंट नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग चीजें हो जा रही हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझ में आ रहा है? अगर यहां पास ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए लेके चल रहे हैं और यहां ए इज इक्वल टू बी हो जाए, तो फिर वो तो डायगोनल के एलिमेंट दिखाई देगा जी। डायगोनल में क्या होता था, ए इज इक्वल टू क्या होता था, बी। देखो 1 1 ए बी के इक्वल है, 2 2 मतलब ए बी के इक्वल है, 3 3 मतलब ए बी के इक्वल है, 4 4 मतलब ए बी के इक्वल है। तो यहां ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए,
समझ में आ रहा है? यहाँ अलग अलग चीजें हैं। अगर ए रिलेटेड टू बी लिया हूं तो बी रिलेटेड टू ए नहीं ले सकता। अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए दोनों लूंगा तो फिर यहां पर एंटी सिमेट्री के हिसाब से ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू बी हुआ मतलब वो डायगोनल का एलिमेंट हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 2c1 का मतलब ये है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, समझ में आ गया, और बी रिलेटेड टू ए है, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना है। दोनों में से किसको चूज करना है? एक को चूज करना है, तब जाके वो नॉन डायगोनल का एलिमेंट दिखाई देगा। अगर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए जो है, तो अगर मैं दोनों को ले लूंगा तो चूंकि हम एंटी सिमेट्री का ही क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू बी मतलब वो डायगोनल का एलिमेंट हो गया। हमको नॉन डायगोनल का लेना है, इसलिए ए रिलेटेड टू बी लिए हैं तो बी रिलेटेड टू ए नहीं ले सकते, नहीं तो फिर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू बी हुआ मतलब एंटी सिमेट्रिक में फिर वो डायगोनल के एलिमेंट को शो करेगा, और हम डायगोनल एलिमेंट के लिए लिख चुके हैं इसको। ये हम बना रहे हैं एंटी डायगोनल के लिए। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि जो 2c1 लिखा जा रहा है वो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो दो में से किसी एक को चूज करने के लिए अपन 2c1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? 2c1, इसलिए इसको लिखा जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसमें और क्या क्या था, दो चार ठो लिख देता हूं। और लिए थे 2D, तो 2 नॉन डायमेंशनल लिए थे, नॉन डायगोनल। इसमें क्या 4 को चूज करना है, डायगोनल में 4 एलिमेंट, 4 में 2 को चूज करना है। 2 नॉन डायगोनल मतलब 6 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जिसमें 2 को चूज करना है, और फिर 2 को 2 में से चूज करना है। समझ में आ गया? और सॉरी 2c1 ना, मतलब यहां 2 ठो लिए हूं ना, तो 2c1 और 2c1 ऐसा लिखा है। और क्या था? एक नॉन डायगोनल था, सॉरी एक डायगोनल था, तो 3 ठो नॉन डायगोनल लिए थे, टोटल 4 लेना था ना, तो यहाँ 4c1 लिखोगे, और इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, बोलो। 6 नॉन डायगोनल में से 3 को चूज करना है, फिर ये 3 के लिए अलग अलग चूज करोगे, 2 में 1, 2 में 1, 2 में 1, मतलब या होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसे 3 ऑप्शन। उसके बाद क्या लिए थे? 0 डायगोनल और 4 नॉन डायगोनल। अब 0 डायगोनल मतलब 4 में 0 को चूज करना है, और 4 ठो नॉन डायगोनल मतलब 6 नॉन डायगोनल में से 4 को चूज करना है। फिर यहाँ पे 4 के लिए 2c1, 2c1 और 2c1 लिए हैं। क्लियर हो गया? और फिर इसको सॉल्व करना था, और मैं बोला था आंसर निकाल के दिखाना। इसका टोटल जो आंसर आएगा 1289 आएगा। तो क्वेश्चन मैं बनाने के लिए बोला था, यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। देखो आप क्या होता है, टीचर के पढ़ाने के बाद आपको खुद गंभीरता से लेके बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ये बिल्कुल हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं गणित नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको एक ही बार में चीजें क्लियर हो जाए ना। आपको खुद क्लास पढ़ाने के बाद खुद कॉपी जो नोट्स बना रहे उसको फिर सोचो, उसमें अपना दिमाग को लड़ाओ, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे देखो, हम जो है रिफ्लेक्सिव देख लिए थे, दूसरा सिमेट्रिक देख लिए थे, तीसरा एंटी सिमेट्रिक देखे। सर जी थर्ड लाइन में क्या बोल रहे हो? थर्ड लाइन में क्या बोल रहे हो जी? क्या बोल रहे हो जी? थर्ड लाइन में C1 2 टाइम रहेगा, तो लिखा तो जी हूँ थर्ड लाइन में C1 2 बार है ना, ठीक तो है। चलो ध्यान दीजिए। अब अगला हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए अभी, ना ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कहानी है? अब ट्रांजिटिव रिलेशन का प्रॉपर्टी पहले लिख लो। अ रिलेशन आर ऑन ए is said to be transitive A related to B, ध्यान से सुनिएगा, यहां A related to B and B related to C,
B related to C, that implies then A related to C, ये आपको लाके दिखाना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अब इसको अब देख लीजिएगा पुराना। ये है प्रॉपर्टी, दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है तो फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन मतलब A रिलेटेड टू C होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों है तब जाके इसको चेक करना, अगर ये दोनों नहीं है तो इसको चेक मत करना, इसको ध्यान रखना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए दिया है और उसमें सिर्फ अकेला ये दिया है और ये नहीं दिया है तो चेक मत करना, उसको ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा नहीं पता तो टिक लगा के आगे बढ़ जाना कि होगा, हो सकता है। मैं क्या बोला समझ में आ गया? अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको चेक करने के लिए पूछता है और आपको सिर्फ इतना दिया है और ये नहीं दिया है तो आप इसको नहीं दिया है बोल के तब देखो दोनों होना चाहिए तब ये होता है। इसमें ध्यान रखना बी इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम रहता है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ ये दिया है ये नहीं दिया है तब भी आप ट्रांजिटिव बोलना। क्यों? क्योंकि ये दिया है ये नहीं दिया है तो ट्रांजिटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब ट्रांजिटिव तभी चेक करना जब ये दोनों दिया हो तब, सिर्फ एक तो दिया हो और दूसरा पोर्शन ना दिया हो तो भी उसको ट्रांजिटिव बोल के आगे बढ़ जाना। समझ में आए मेरी बात? क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। अभी मैं हिंट के तौर पर बता दिया हूं, ध्यान रखना। अब इसमें ना आप सीधा क्वेश्चन करिए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन A एंड A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3। दिख पा रहा है आपको अच्छे से? और ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको लिखते जाइएगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है 1 1 2 2 3 3। सेकेंड ऑप्शन 1 1 सॉरी 1 2 2 1 1 1। थर्ड ऑप्शन इज 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1। The fourth option is 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। Fifth option is 5 and sixth option is 1 2 बस 1 2 है ना। और सेवेंथ ऑप्शन इज A क्रॉस A। A क्रॉस A मतलब पूरा ब्रह्मांड है जो भी इसके अंदर होना है। आप ध्यान दीजिएगा ना, इस बात को ध्यान रखना जो मैं बात बोला। ट्रांजिटिव रिलेशन में ध्यान रखना, अगर A रिलेटेड टू B है
एंड बी रिलेटेड टू सी है, ये दोनों सेम टू सेम रहता है, ध्यान रखना, देख लो यहाँ ये बी बी सेम रहता है, तब जाके ए रिलेशन सी चेक करना। जैसे इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करना है, पहला वाला ऑप्शन देखो, 1 का 2 के साथ रिलेशन में चेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये बी और यहां पर देखो ना ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी में यहाँ बी बी सेम होता है, तो ये 1 2 कहाँ सेम है, जिसको मैं चेक नहीं कर सकता। 1 का 3 के साथ भी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बी और इसका यहाँ पर बी सेम नहीं है। 2 का 3 के साथ भी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बी और इसका बी सेम नहीं है। जो मैं बात बोला वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिप्लाई करिए प्लीज, जल्दी बताओ प्लीज, फास्ट। ये जो मैं बात बोला वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट रिप्लाई करिएगा, जल्दी बताओ। हो गया, ठीक, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन 1 का 1 के साथ मैं चेक कर सकता हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिख लिया 1 एक बार और लिख लेता हूं 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका बी और यहां पर इसका बी सेम टू सेम है, तो अगर ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी रहता है तो ए रिलेशन सी आना चाहिए, ए रिलेशन सी मतलब 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस 1 के लिए जब चेक कर रहा हूं, यहां 1 रख के, तो 1 दिखनाई देना चाहिए सेट, तो 1 का सेट तो है ना, मतलब ये ओके है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। 2 को ऐसी रख के देखो, यहाँ 2 तो 1 रिलेशन सी मतलब 2 आ जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 3 को यहां रखोगे 3 तो ए रिलेटेड टू सी आ जाएगा 3 प्रॉपर्टी। मतलब यहां पास इस सेट में जितने एलिमेंट दिए हैं सारे के सारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी रिप्लाई करेंगे, बताइए, रिप्लाई करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ जल्दी। एक बार और सर जी, देखो किरण, यहां जो देखो ध्यान रखना, पहले अपन ये चेक करते हैं, इसका इसके साथ जमा के देखो तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां बी और ये बी सेम टू सेम होना चाहिए। देखो ना, यहाँ 1 और यहाँ 1 है क्या? नहीं है। तो इसका इसके साथ इस फार्मूले में जमा के मैं चेक नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही इस 1 का 3 के साथ मैं चेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 20 इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। इसका सेकेंड इसका फर्स्ट कहाँ सेम है? वैसे ही 2 का 3 के साथ भी चेक नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सेपरेटली उसी को बार बार लिखो। जैसे 1 है तो 1 को यहां रखो 1 फिर 1 को दोबारा यहां रख लो 1 तो इसका B1 और इसका C1 सॉरी इसका B1 और यहाँ का B1 सेम टू सेम हो जाएगा। तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C रहता है, तो 1 A रिलेटेड टू C हो जाता है। मतलब यहाँ 1 सोचो, यहाँ 1 सोचो, तो 1 रिलेटेड टू 1 आ जाएगा। रख के खुद सोचो, मैं उसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। जो बात बोला क्लियर हुआ? रख के देखो ना, यहाँ 1 रखो, यहाँ भी दोबारा 1 रख लो, तो A रिलेटेड टू C मतलब 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना क्लियर? वैसे 2 2 3 3 मतलब ये जो सेट है वो आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगा। अब यहां देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं पानी पी लेता हूं 1 मिनट ना। अब देखिए, अब देखो ये 1 2 को रोक के सोचो। चलो 1 2 को रख के देखो, देखो यहाँ 1 2 फिर 1 2 रख रहा हूं जानबूझ के 1 2। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? इसका सेकेंड बी और इसका फर्स्ट बी सेम होना चाहिए। कहां से सेम है बताओ ना? यहां पास 2 है और यहां पास 1 है, सेम नहीं है।
तो ये सेपरेटली, जैसे इसमें 1 1 2 2 3 3 की चेक कर रहा था, वैसे यहाँ सेपरेटली 1 2 को चेक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 1 2 रखूंगा, यहाँ 1 2 रखूंगा, मान लीजिए अपने मन से, तो यहाँ 2 और 2 कहाँ से सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, मतलब वैसा चेक नहीं कर सकता जैसे फर्स्ट को चेक कर रहा था मैं। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं समझ? बहुत आराम से बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना जाए बोल के। क्लियर है? वैसे 2 1 और 1 1 को भी सेपरेटली चेक नहीं कर सकता मैं। अब क्या किया जाए? तब हम एक काम करते हैं, 1 2 को 2 1 के साथ चेक करो। कर सकता हूं, देखो ना, ये ए बी रिलेटेड टू सी, देखो ना 2 2 सेम है ना। ये बार बार उस चीज को मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो आप, कि इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, तब जाके चेक करते बनता है। तो देखो ना, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट सेम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आता है? ए रिलेटेड टू सी आता है ना। देखो ए रिलेटेड टू सी आता है, तो देखो इसका जब बनाऊंगा तो क्या होगा? ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी मतलब क्या आएगा? 1 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा 1 1? तो 1 1 है ना इस सेट में, कहीं ना कहीं मौजूद है 1 1, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक, चलो इसका सेट पहला हो गया चेक। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस 1 2 को 1 1 के साथ चेक करता हूं, इसको और इसको चेक करता हूं। क्या मैं चेक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। कहां चेक करते बनेगा मेरे को? ये 2 मतलब यहां जो बी है वही बी यहां लिखा होना चाहिए, तो यहां जो 2 है वो इस 1 के कहां के इक्वल है? मतलब मैं इसको चेक नहीं कर सकता। फिर किसको चेक नहीं कर सकता? इसको चेक नहीं कर सकता। 1 2 को 1 1 के साथ चेक नहीं कर सकता। जिसको चेक करते नहीं बनता है उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक ही मत करना उसको, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं रहा ऐसी कोई बात नहीं होती है। जिसको चेक करते नहीं बनता है उसको चेक करते नहीं बनता है, बात खत्म। अब आगे सुनो, समझ में आ गया मैं क्या बोला? तो यहां पास 1 2 को मैं 2 1 के साथ चेक कर सकता हूं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, और हो रहा है, 1 1 आ रहा है, मतलब 1 1 यहां था। फिर इस 1 2 को 1 1 के साथ मैं चेक करूंगा, नहीं चेक कर सकता, क्योंकि यहां पर जो बी है वो यहां पास भी होना चाहिए। तो देखो ना 1 2 में यहां 2 है, तो यहां 2 कहां से है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस 2 1 को, इस 2 1 को इसके साथ चेक करो। जैसे इसको मान लिया ए बी और इसको मान लिया बी सी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। देखो ना 2 1 और 1 सी कर सकता हूं। देखो ना इसका सेकंड बी और इसका फर्स्ट बी सेम टू सेम है, तो क्या आता है आंसर बताओ? ए रिलेटेड टू सी आता है। ए रिलेटेड टू सी कितना दिखाई दे रहा है बताओ, बोलो? 2 2। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है? मैं इधर लिख देता हूं भाई, कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 2 1 का 1 2 के साथ चेक करता हूं। ए लो 2 1 1 2, देखो ना यहाँ बी और यहाँ बी सेम होना चाहिए, 1 और 1 सेम है, तो ए रिलेटेड टू सी दिखाई देना चाहिए। तो ए रिलेटेड टू सी मतलब 2 रिलेटेड टू 2, ये आना चाहिए। तो 2 रिलेटेड टू 2 नाम का कोई चीज यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझो जो फार्मूले में फिट बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला में? ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए में फिट बैठ रहा है। जैसे देखो यहाँ 1 था और यहाँ भी 1 है, तभी जाके चेक करना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 2 आना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 2, लेकिन यहाँ कहीं भी 2 रिलेटेड टू 2 दिख ही नहीं रहा है, मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहीं खत्म हो गया। जल्दी बताओ, जो मैं बात बोला वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, फास्ट। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? आ गया ना? ठीक, ऐसी अब इसको चेक किया जाए। चलो बताओ, देखो 1 1 2 2 3 3 का सेपरेटली चेक हम कर चुके थे, यहां ये थे सेपरेटली चेक। तो कम से कम इतना वाला प्रॉपर्टी सेपरेट सेपरेट ना, 1 1 1 1, तो 1 रिलेटेड टू 1 वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। 2 2 2 2, तो 2 रिलेटेड टू 2 सेपरेटली चेक हो जाएगा। 3 3 3 3 3 3, तो 3 3 सेपरेटली ट्रांजिटिव हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अब इतना होने के बाद, ठीक है ना, अब यहां पास होने के बाद कम से कम इतना प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव दिखा रहा है। अब देखो, अब यहां पास देखो, इसको देखो, अब ध्यान से देखना ना। अब ये बताओ
अब सेपरेट सेपरेट कर लिए, अब सब के साथ करते हैं। जैसे इसका इसके साथ बना के देखो, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसका दूसरा इसका फर्स्ट अलग अलग है। इसका इसके साथ भी मैच नहीं कर सकता, इसमें का B1 है, इसमें का B3 हो जाएगा, अलग अलग है। इसका इसके साथ चेक नहीं कर सकता, इसके इसके साथ चेक नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अब 2 का चेक करो बाकी से। इसका इसके साथ मैच नहीं कर सकता, इसका इसके साथ नहीं हो सकता, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ चेक करते ही नहीं बनेगा। इसके इतना सा के साथ तो चेक करते नहीं बने। क्यों? क्योंकि इसका B2 है, तो आप कोई भी घर लेते, कोई डब्बा लोगे तो उसका भी B2 होना चाहिए। देखो यहाँ लास्ट में B है, तो यहाँ पास इसका पहला B नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है ना? देखो ना यहाँ रख के देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ आपको मैं। ये 2 का चेक करो, 2। अब ये 2 में B के जगह 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। कोई घर है ऐसा 2 जिसमें है, ये है, कम से कम ये दिख रहा है। ये 2 1, इसको चेक कर लो, इसका इसके साथ चेक कर रहे हैं, ये लो 1। तो ए रिलेटेड टू सी दिखना चाहिए। ए रिलेटेड टू सी मतलब 2 1 दिखना चाहिए। तो 2 1 नाम का घर कहीं पास है कि नहीं है? हाँ, एक ठो घर यहाँ पास 2 1 दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाला ट्रांजिटिव हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे बताओ, बहुत आराम से बताओ, इतना आराम से कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। अब 3 रिलेटेड टू 3 को चेक करो। देखो 3 रिलेटेड टू 3 मतलब यहाँ 3 3 ऐसा लिख लेता हूं। अब यहाँ 3 लिखे हो तो यहाँ भी इसका पहला घर 3 होना चाहिए, तब जाके फार्मूले में फिट बैठता है। तो कौन सा घर है बताओ? एक ठो तो खुद इसको ले लिए, किसी का भी पहला 3 नहीं है, देखो इसको छोड़ के, मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका किसी के साथ फार्मूले में फिट बैठेगा ही नहीं वो, तो कहां से चेक करोगे? इसका चेक कर लो 2 3, 2 3 में आखिरी क्या है? 3 है। देखो लिख देता हूं, ये 2 3, इस 2 3 का किसी के घर के साथ जमाओ जिसमें इस फार्मूले में फिट बैठे। इसको ले रहा हूं ना, समझ में आ रहा? इसको लिया हूं ना 2 3। अब 2 3 को मैं इस घर के साथ चेक कर सकता हूं क्योंकि ये भी घर में क्या है बताओ, बोलो 3 है। देखो ना, B B 3 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 3 2 3 आएगा। तो 2 3 नाम का घर कहीं पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 2 3 नाम का घर है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो रिप्लाई करना ना। उसके बाद बताओ, अब इसका चेक करो 2 1 का, इसका चेक कर रहे हैं 2 1 का, बताओ ये 2 1 है। 2 1 में ये वाला घर क्या है? 1। देखो 2 1, फिर यहां देखो इसको ले लेता हूं जानबूझ के, 1 1। क्यों लिया इस घर को? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए, मतलब 2 1 आना चाहिए। तो आ तो रहा है 2 1, एक तो नाम का घर दिखाई दे रहा है, 2 1 दिखाई दे गया ना। मतलब ये घर में ऐसा है कि जिसका फार्मूले में फिट बैठ रहा है उसके लिए ट्रांजिटिव हो रहा है, और जिसका फार्मूला फिट नहीं बैठा है उसको चेक ही नहीं करना है आपको। इसलिए बार बार फार्मूले बता रहा हूं। उन्हीं दो टपल को चेक करना जिसमें यहां पर बी और यहां पर बी सेम हो, और उस टपल को चेक ही मत करना जिसमें ये बी और ये बी सेम नहीं हो रहा है, वो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना है, वो ट्रांजिटिव मान के चलना है उसको। समझ में आ गया? अगला घर को चेक करो, अब ये घर पूरा ट्रांजिटिव निकल गया। अगला बताओ, इसको 4th नंबर को देखो ध्यान से, 1 1 2 2 3 3 सेपरेटली है ट्रांजिटिव पहला जैसे। चेक करो, देखो यहां पर, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मैं चेक करूंगा। तो इसका इसके साथ चेक करूंगा तो यहाँ B1 है, यहाँ B1 नहीं है, चेक नहीं हो पाएगा। इसका B यहाँ 1 है, इसका B 1 नहीं है, तो नहीं चेक करूँ। इसका इसके साथ 1 1, इसका चेक हो सकता है। देखो 1 1 है, इसका चेक करके देख लो भाई आप। चलो देखते हैं, चलो बताना। देखो यहाँ क्या है? 1 1 1 1, ये वाला घर और ये वाला घर 1 3। क्यों चेक कर रहा हूं? दोनों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें B1 इसमें B1 सेम आए, तो 1 3 आएगा। क्या आएगा बताओ, बोलो 1 3 1 3। तो 1 3 है बिल्कुल, यहां देखो 1 3 मौजूद है। ये 1 3 जो है पूरे सेट में कहीं कहीं दिखाई देना चाहिए। 1 3 है मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया है। अब इस घर के साथ मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर जो B1 है, यहाँ B जो है 3 है, चेक नहीं करते बनेगा। वैसे ही 2 2 को चेक करो अब सबके साथ। इसका B2 है, तो ऐसा कोई घर देखना जिसका पहला, इसका सेकंड नंबर B है, तो किसी घर के पहला B होना चाहिए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, चेक नहीं हो पाएगा। 1 है, 3 है, चेक नहीं हो पाएगा। 3 3 का चेक कर लो। अब बताओ 3 3 का चेक करते हैं, एक मिनट ना। 3 3 का चेक करते हैं, चलो बताना उसको, बताइए।
3 3 चेक करते हैं, बताओ बोलो इसका। देखो 3 3 है, यहां पास क्या है 3 1 है, तो बताओ देखो यहाँ B3 यहाँ B3, तो चेक कर सकता हूं, तो A रिलेटेड टू C मतलब 3 रिलेटेड टू 1 आना चाहिए। तो क्या 3 रिलेटेड टू 1 कहीं पास दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गया? वैसे ही अब इसको भी चेक कर सकता हूँ, किसको देखना ना। अब उसके बाद ऐसे इसको भी चेक कर सकता हूँ, किसको 1 3 का 3 1 के साथ। देखो 1 3 1 3 का इस 3 3 के साथ चेक करो 3 3, तो A रिलेटेड टू C दिखना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड टू 1 आना चाहिए। ये देख लो 1 रिलेटेड टू 1 है यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और बताओ, उसके बाद और बताओ, उसके बाद इसका चेक कर लो, और किसका, सॉरी 1 मिनट, इसका चेक कर लो, इस 1 3 का इस 3 3 के साथ चेक कर लो, 1 3 का 3 3 के साथ चेक कर लो। ये लो, क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि इसका B3 इसका B3 सेम टू सेम है, तो A रिलेटेड टू C मतलब 1 रिलेटेड टू 3 आएगा। है 1 रिलेटेड टू 3 कहीं पास? बताओ। ये तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे चेक कर लो ना, इसको पहले लिख लो, आगे पीछे रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे लिख लो इसको, सॉरी इसको ऐसे लिख लो जी, सॉरी 1 मिनट, इसको पहले लिख लो 3 रिलेटेड टू, नहीं नहीं 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3, इसको पहले लिखा हूं ना, और इसको बाद में लिख रहा हूं 3 रिलेटेड टू 3। तो यहां पास A रिलेटेड टू C दिखाई देना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड टू 3 दिखाई देना चाहिए, तो 3 1 हो रहा है, तो यहां पास ये भी नहीं होना चाहिए फिर। ठीक, तो ये भी आपका क्या नहीं है, बताओ बोलो, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा है। देखो 1 3 को लिखा हूं, 3 3 को लिखा हूं, क्लियर है? अब यहां B3 है, B3 है, तो 1 रिलेटेड टू 3 मतलब 1 रिलेटेड टू, मतलब देखो ना A रिलेटेड टू C मतलब 1 रिलेटेड टू 3 आना चाहिए, जबकि यहां पास 1 3 नहीं है, 3 1 लिखा है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा फिर। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो इसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। बाकी मोटे मोटे तौर पे जो मैं सारी चीज बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर अगला फाई, अब जो फाई लिखा है, फाई मतलब खाली, फाई मतलब खाली, जो घर खाली है उसमें जो घर खाली है उसमें जो है आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता ही है। खाली है मतलब फार्मूले में रख के चेक करते नहीं बनेगा, और जहां चेक नहीं करते बनेगा उसको ट्रांजिटिव बोल के आगे बढ़ जाया करो। क्लियर है? अगला देख लो 1 2, ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये तो हो गया ट्रांजिटिव ना, ये भी ट्रांजिटिव होगा 1 2, क्यों? क्योंकि 1 रिलेटेड 1 1 2 लिखा है, 1 रिलेटेड टू 2 दिया है, इधर का नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, ट्रांजिटिव हो भी सकता है, इसलिए ट्रांजिटिव बोल के आगे बढ़ जाना। फिर अगला क्या लिखा है, A क्रॉस A। अब A क्रॉस A जो लिखा है, समझ में आ गया ना? यहां पर समझ 1 रिलेटेड टू 1 2 लिखा है, मतलब 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, समझ में आ रहा है ना? और ये वाला पोर्शन पता ही नहीं है, एक ही तो दिया है, मतलब इसको मैं गलत भी तो नहीं बोल सकता, इसलिए वो ट्रांजिटिव बोल के आगे बढ़ना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो अगला A क्रॉस A, A क्रॉस A मतलब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है मतलब उसमें हर एलिमेंट का आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखाई दे जाएगा बोल के इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। चलो अब जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बहुत आराम से बताएं उस क्वेश्चन को, मेरे को लगता है कि आपको इतना में क्लियर हो गया होगा। आ गया ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, देखिए ध्यान से। अब मैं कुछ लिखा रहा हूं थ्योरी, उसको पहले लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ना। द नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग K1 N1 प्लस K2 N2 प्लस
K3N3 प्लस एप्सिलॉन KMNM। ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न, ऑब्जेक्ट्स इनटू K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश KM ग्रुप्स such that KI groups contain NI object I is equal to 1 2 3 डैश N, सॉरी M तक लिए हैं ना, यहाँ M लिए हैं तो M तक ले लीजिए, इज इक्वल टू, ये फार्मूला है लिखिएगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं आपको, K1N1 प्लस K2N2 डैश KMNM का फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं ना, यहां लिख देता हूं, एक साथ सबका फैक्टोरियल है, अपॉन N1 फैक्टोरियल के पावर K1 प्लस N2 फैक्टोरियल के पावर K2 और ऐसे ही डैश NM का फैक्टोरियल के पावर KM, फिर साथ में K1 का फैक्टोरियल इंटू K2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलते हुए KM का फैक्टोरियल होता है। अब इसको देख के घबराना मत ना आप बिल्कुल भी, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको यहीं जस्ट नीचे में, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या लिखा जा रहा है और क्या फार्मूला है। क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 22 distinct object on, है ना, can divided into nine groups such that 5 groups contain two objects ठीक है, and 4 groups contain 3 objects। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ऊपर जो लिखा है उसको देखने से पहले नीचे को पढ़ो, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कितने ऐसे रास्ते होंगे, कितने ऐसे तरीके होंगे, हाउ मेनी वेज
जिसमें 22 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 22 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो आप 9 ग्रुप्स में एंड 5 ग्रुप्स में, और सभी ग्रुप्स के पास 4 ऑब्जेक्ट, सॉरी 9 ग्रुप्स, एक मिनट ना कुछ गलत लिखा होगा, 9 ग्रुप्स एंड 5 ग्रुप्स कंटेन 2 ऑब्जेक्ट एंड 4 ग्रुप्स कंटेन 3 ऑब्जेक्ट। मतलब बोल रहा है कि ऐसे कितने रास्ते, कितने तरीके होंगे जिसमें 22 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, 22 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है 9 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 9 ग्रुप्स में, जिसमें 5 ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे एंड 4 ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें 3 ऑब्जेक्ट होंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, उधर को मत देखो। टोटल 22 डिफरेंट डिफरेंट, एक फार्मूला बनता है इसका, डायरेक्ट मैं इसमें देख के बता रहा हूं, फिर इसको देखना। 22 डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है तो पहले लिखा जाता है 22 का फैक्टोरियल, 22 का फैक्टोरियल। 9 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें से 5 ग्रुप ऐसे होंगे, कितने ग्रुप? 5 ग्रुप, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखो फैक्टोरियल डाल के 2 फैक्टोरियल। अब 5 ग्रुप में उसको डिवाइड करना था, पावर में लगा दो 5। वैसे 4 ग्रुप में 3-3 ऑब्जेक्ट होंगे तो यहां 3 फैक्टोरियल लिखोगे, और उसको डिवाइड करना था 4 ग्रुप्स में तो यहां पावर में लिखोगे 4। यहां तक क्लियर हो गया? ये फार्मूला बनता है, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो पावर में लिखे हो, पावर में 5 और पावर में 4, इसको इनटू में यहां फैक्टोरियल में फिर लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल अब 4 का फैक्टोरियल, और यही इसका आंसर होता है। अब इसको आप मैच करो ऊपर से कि यहां पास टोटल इतने ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको देखो यहां पास किसमें लिखा है? फैक्टोरियल में। यहां पास टोटल इतने ग्रुप हैं बोला है, देख लो इतने ग्रुप्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जिसमें समझ में आ गया? तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले देखो टोटल 22 ग्रुप थे, यहाँ इतने ग्रुप, टोटल 22 एलिमेंट है, यहाँ टोटल इतने एलिमेंट है। फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल में लिखे हैं। यहां पास जो पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप था, सॉरी ये पहला ग्रुप है। इस पहले ग्रुप, सॉरी ये पहला एलिमेंट था, देखो ना n1 एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट है। और जितने ग्रुप है उसको पावर में लिखते हैं। यहां पे देखो जितने एलिमेंट, जितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है उसका 5 ग्रुप, तो 2 फैक्टोरियल में और 5 ऊपर लिखोगे। फिर 4 ग्रुप के लिए कितना एलिमेंट है? 3 ऑब्जेक्ट, तो 3 ऑब्जेक्ट को नीचे फैक्टोरियल में और पावर में इसको ग्रुप को, और जो पावर में लिखा उसको फैक्टोरियल में लिखते हैं, और वही चीज ऊपर लिखा, मैच कर लेना दोनों को। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि कितने तरीके हो सकते हैं 22 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिवाइड करना है 9 ग्रुप में, जिसमें 5 और 4 ग्रुप में 2 भाग में डिवाइड किया। 5 ग्रुप में 2-2 एलिमेंट होंगे, 4 ग्रुप में 3-3 ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये आपका इस तरह का फार्मूला बनता है। अब इसको सॉल्व मत करना, डायरेक्ट वही इसका आंसर है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, अब इतना होने के बाद अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया? अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसका थ्योरी लिख लीजिए। हो गया, 15 मिनट का क्लास और लगाएंगे फिर बंद करेंगे, ठीक है? A relation R on A is an equivalence relation if R is first reflexive, second is
सिमेट्रिक, थर्ड इज ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? इसको आप लोग बीएससी में भी पढ़े थे। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिव एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाइड होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल किया जाए। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू क्या? 1 2 3। अब देखिए, इसको डायग्राम से समझाता हूं। देखो, जैसे पहला डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम मैं बताता हूं पारी पारी। फर्स्ट डायग्राम देखिए, 1 2 3 देखो याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। देखो जैसे 1 लिखा हूं, ये 1 2 और 3, तीन ठो एलिमेंट है। इसको ए लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1 का, देखो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। ऐसा लूप कर दिया मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। खुद का रिलेशन खुद के साथ आपका ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव। खुद का रिलेशन खुद के साथ ये हो गया प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी जानते हो? सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होता है याद करो, क्या बताया था सिमेट्री प्रॉपर्टी में? एंटी सिमेट्री तो चेक नहीं करना। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या होता है? ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, तो 1 रिलेटेड टू 1 देन 1 रिलेटेड टू 1, तो है ना भाई, ये तो खुद का उसके साथ होगा ही। 2 रिलेटेड टू 2 देन 2 रिलेटेड टू 2, खुद का रिलेशन है ना। 3 रिलेटेड टू 3 देन 3 रिलेटेड टू 3, ये है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी याद करो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे? तो अकेले इसको चेक करूं तो 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 1 देन 1 रिलेटेड टू 1, याद है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, है ना? ऐसा आ रहा है ना। इसका भी अपना सेपरेट हो जाएगा, इसका भी अपना सेपरेट, इसका भी अपना सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो डायग्राम, ठीक है। अब अगला देखो डायग्राम। अब अगला सेकंड डायग्राम इसी में बनाता हूं, देखना ऐसे बनाता हूं। बताइए, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, खुद का रिलेशन खुद के साथ। ये लूप बनाया मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ। ओके, अब दूसरा प्रॉपर्टी मैं बताता हूं। देखो दूसरा टाइप का डायग्राम सिमेट्री के लिए, किसके लिए? सिमेट्री के लिए। सिमेट्री क्या पढ़ते थे? ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, तो कर लो ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, हो गया ना प्रॉपर्टी। बना? डायग्राम नहीं बना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या जानते थे? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, यही होता है। तो देखो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 2 देन 1 रिलेटेड टू 2, ये ए है, ये सी हो गया। तो देखो डायग्राम में देखो 1 रिलेटेड टू 2, क्लियर है? 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2, खुद का खुद के साथ हो गया, समझ में आ गया ना। देन 1 रिलेटेड टू 2 देन 1 रिलेटेड टू 2, आ गया ना। डायग्राम से बता रहा हूं दिमाग खोलने के लिए ना, कभी कभी डायग्राम से पूछेगा तो। हो गया? अगला देखो तीसरा डायग्राम ऐसे ही। ये आपका क्या हो गया? सिमेट्री।
सॉरी रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में क्या बना देना इसमें, 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2, हो गया सिमेट्री। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3 देन फाइनली 2 रिलेटेड टू 3। इसके जैसा बनाया है, बस इसमें इसके साथ था, इसमें इसके साथ कर दिया। तीसरा नंबर डायग्राम देखो, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा जाएगा। इसमें देखो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 और 3 रिलेटेड टू 3, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1, सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3 देन फाइनली 1 रिलेटेड टू 3, आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अगला डायग्राम देखो, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, खुद का रिलेशन खुद के साथ। सिमेट्री कर लो, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, वैसी A रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 3 तो दे फाइनल 3 रिलेटेड टू 2। ट्रांजिटिव में चेक कर लेना ऐसी, ट्रांजिटिव 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 देन फाइनली 1 रिलेटेड टू 3। अब प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना इतना पढ़ाने के बाद, इसलिए बोल रहा हूँ रिवाइज किया करो। यहां एक चीज याद रखना, किसी भी सेट ए में उतने ही रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं जितना उसका पार्टीशन होता है। क्या बोल रहा हूं, कोई भी घर ए जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता रहा था, इसको एग्जांपल समझ लो कहाँ है, और पीछे एग्जांपल देखो। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का कोई सेट है, मान लिया ए, कितना डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, तो जितने इसके पार्टीशन बने हैं ए के उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन निकलते हैं। समझ में आ गया? उसी बात को थ्योरी में लिख रहा हूं, याद रखना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए is equal to number of partition on A। मतलब A के अंदर जितने पार्टीशन होते हैं एक्चुअली में उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाई देते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब बताइए, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? बताइए। आज का क्लास अब यहीं समाप्त किया जाए कि और पढ़ना है? बताइए। पढ़ोगे तो 10 मिनट और पढ़ा देता हूं, टॉपिक क्लोज हो जाएगा। बताइए, फिर अगले दिन में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे इसका। हो गया सर जी? ठीक, रात का समय है, नींद आ रहा होगा मैं मानता हूं, तो चलिए फिर क्लास को एंड किया जाए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, है ना? कल करते हैं आगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।